और दर्शकों, वक्फ बोर्ड के पास आखिरी 25 दिन बचे हुए हैं और जैसे ही ये खबर सामने आई, कई लोगों की धड़कनें बढ़ गई हैं, कई लोगों को डर लगने लगा है और ये डर इस तरह का है कि अलग अलग तरह की ये बातें कहने लगे हैं। और मैं ये बात क्यों कह रहा हूं दर्शकों, क्योंकि हमने आपको बताया था पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के संकल्प के बारे में, और इसलिए मैं कह रहा हूं आज कि अब वो दिन दूर नहीं जब वक्फ की मनमानी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। फिर ऐसा नहीं चलेगा दर्शकों कि लखनऊ का बड़ा इमामबाड़ा वक्फ का है, फिर ये नहीं चल पाएगा कि दिल्ली में मौजूद संसद भवन की जमीन वक्फ बोर्ड की है। सीधे और साफ तौर पर एक बात कह दूं आज कि वक्फ की दादागिरी, मनमानी नहीं चलने वाली है, क्योंकि वक्फ की जहां नजर पड़े उस जमीन, उस इमारत, उस ऐतिहासिक धरोहर को अपना बता देना अब नहीं चलेगा। सुन लीजिए, ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। बस आप यूं समझिए दर्शकों कि अब असल मायनों में वक्फ बोर्ड की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, क्योंकि वक्फ संशोधन बिल को आज दर्शकों दोनों सदनों में पेश किया गया है। तस्वीरें आपको दिखाता हूं। लोकसभा में जेपीसी बनी थी वक्फ को लेकर, उसके अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने अपनी रिपोर्ट पेश की। तस्वीरें देखिए। तो उधर अपर हाउस में ले चलता हूं आप, राज्यसभा में, जहां मेधा विश्राम कुलकर्णी ने विपक्ष के भारी हंगामे के बीच रिपोर्ट पेश की है, जिस उच्च सदन में ध्वनि मत से स्वीकार किया गया है। जगदंबिका पाल की रिपोर्ट पेश करते ही एक तरफ सदन में भारत माता की जय के नारे की गूंज थी दर्शक, तो दूसरी ओर आपको पता है क्या हो रहा है? पहले आप ये नारा सुनिए। कोई जय श्री राम कह रहा है, कोई भारत माता की जय का नारा लगा रहा है, और दूसरी तरफ आपको पता है क्या चल रहा था दर्शक? रिपोर्ट जैसे ही पेश की, विपक्ष जोर जोर से हंगामा करने लगा, चीखने लगा, जोर जोर से चिल्लाने लगा, और हमेशा की तरह इस बार भी सदन से वॉकआउट किया। वो तस्वीर आपको बताता हूं। यहां रिपोर्ट ये पेश होती है, उसके बाद विपक्ष की धड़कन बढ़ जाती है और वो सदन से वॉकआउट कर देते हैं। ये आप देखिए वॉकआउट की तस्वीर। अब दर्शकों, ये तस्वीर देखकर ऐसा लगता है मानो विपक्ष का एक ही काम है, सरकार कोई बिल ले आए, कोई विधेयक ले आए, कोई चर्चा करे, सिर्फ वॉकआउट कर देना है, हंगामा करो, सदन से बाहर चले जाओ, अपना काम हो गया। लेकिन ऐसा नहीं चलता है दर्शकों, क्योंकि जेपीसी की रिपोर्ट आ गई है और यह रिपोर्ट वक्फ पर चोट करती है दर्शकों। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, यह पहले आपको बता दूं। संसद में वक्फ बिल पर जेपीसी रिपोर्ट पेश हो गई है। जेपीसी की 655 पन्नों की रिपोर्ट सदन में पेश हो गई है। बिल पर चर्चा के लिए जेपीसी की 38 बैठकें हुई दर्शकों। 111 घंटे तक बिल पर मंथन हुआ है। बैठक में 44 संशोधन पर चर्चा की गई है। जेपीसी में 14 संशोधनों को मंजूरी दे दी गई है और विपक्ष के सभी संशोधन प्रस्ताव खारिज कर दिए गए। सुना ना आपने, खारिज कर दिए गए। यही हो रहा है दर्शकों। उधर राज्यसभा में जेपीसी की रिपोर्ट पेश हुई तो आदत से मजबूर विपक्ष अपने पैटर्न पर चलने लगा। पैटर्न क्या? हंगामे का पैटर्न। विपक्ष के कुछ सदस्य तो वेल में आ गए दर्शक, वहां हंगामा करने लगे। देखिए जरा, राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे तो वक्फ बोर्ड पर बनी जेपीसी रिपोर्ट को कई सदस्यों की असहमति रिपोर्ट बताने लगे। कहने लगे इसमें हमें सहमति नहीं है। खड़गे ने एक गंभीर आरोप लगाया दर्शकों, क्या कि जेपीसी में शामिल विपक्ष के सदस्यों ने जो सुझाव दिए उसे हटा दिया गया। वो तो बल्कि इसे वक्फ पर फर्जी रिपोर्ट बता रहे थे। मल्लिकार्जुन खड़गे कहा कि हम ये सब नहीं मानेंगे भाई। अब एक तरफ खड़गे का आरोप, उसमें राज्यसभा सदन के नेता जेपी नड्डा पलटवार करते हैं और कहते हैं कि विपक्ष का मकसद सदन में चर्चा करना नहीं है, बल्कि अपने वोट बैंक के लिए नंबर बढ़ाना है, नंबर बढ़ाना। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं। अगर कोई रिपोर्ट होती है मैं उसको कंडेम करता हूं और ऐसे फर्जी रिपोर्ट को हम
कभी नहीं मानेंगे, सदन कभी नहीं मानेगा। कि किसी भी चीज का डिलीशन हो सकता है, फिर भी कुछ नहीं डिलीट किया गया। विपक्ष ने बहुत गैर जिम्मेदाराना व्यवहार किया है और इसकी निंदा होनी चाहिए। और ये तुष्टीकरण की राजनीति है। कुछ लोग देश को तोड़ने की साजिश करते हैं। देखा आपने कैसे हंगामा हो रहा था सदन में जैसे ही वक्फ पर जेपीसी रिपोर्ट पेश हुई। क्या कांग्रेस, क्या आम आदमी पार्टी, सभी एक सुर में विरोध करने लगे दर्शकों। लेकिन खुद को मुसलमानों का सबसे बड़ा नेता बताने वाले असद उद्दीन ओवैसी, एआईएमआईएम चीफ, इसे असंवैधानिक बता रहे हैं। बताइए, ओवैसी ने वक्फ बिल पर अपनी सियासत चमकाने के लिए मुसलमानों वाला कार्ड खेलना शुरू कर दिया। मुसलमानों को बेचारा दिखाने की सियासत करने लगे, उन पर अत्याचार करने का राग अलापने लगे। सुनिए जरा कैसे अलग अलग तरह की बातें कह रहे हैं ओवैसी साहब। ये वक्फ को बचाने के लिए नहीं है, वक्फ को मुसलमानों से छीनने के लिए, बर्बाद करने के लिए ये बिल लाया जा रहा है। मुसलमानों को अपनी वर्शिप से महरूम करने के लिए, क्योंकि वक्फ मुस्लिम समाज के लिए एक इबादत है, उसको छीनने के लिए ये बिल लाया जा रहा है। आरोप काफी गंभीर लगा रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी, लेकिन इन आरोपों के इतर आप सोचिए एक संकल्प कर लिया गया है। क्या संकल्प है कि वक्फ बोर्ड की मनमानी अब नहीं चलेगी। रिपोर्ट आपको दिखाता हूं। वक्फ बोर्ड है या कोई माफियाओं का बोर्ड है, भू माफियाओं का बोर्ड बन गया है। अरे याद रखना, एक एक इंच लैंड लेंगे। सीएम योगी के आर भारत के मंच पर दिए इसी बयान के बाद एक बात साफ हो गई थी कि वक्फ बोर्ड का काउंटडाउन शुरू हो गया है। रही सही कसर जेपीसी रिपोर्ट सदन में पेश होने के बाद पूरी हो गई। इसी के बाद से मौलाना से लेकर भाईजान तक सदमे में है। सदमा उस बात का कि अब वक्फ बोर्ड को मिली असीमित शक्तियों पर लगाम लग जाएगी। ये वक्फ को बचाने के लिए नहीं है, वक्फ को मुसलमानों से छीनने के लिए, बर्बाद करने के लिए ये बिल लाया जा रहा है। और इसमें जो एडिशनल अमेंडमेंट्स जो बीजेपी और एनडीए ने पेश किए, वो तो उसको और बदतर करता है, क्योंकि वक्फ मुस्लिम समाज के लिए एक इबादत है, उसको छीनने के लिए ये बिल लाया जा रहा है। हम इसका कंडेम करते हैं। जब से वक्फ बिल बनाने की बात शुरू हुई है, तब से ही मुस्लिम मोहल्लों में बिल के विरोध में लाउडस्पीकर बजाए जाने लगे थे, लेकिन ना तो सरकार रुकी और ना ही विरोध करने का कोई असर हुआ। जेपीसी बनी, रिपोर्ट तैयार हुई और सदन में पेश हो गई, लेकिन विपक्ष और मौलाना भड़के हुए हैं। बात कोर्ट तक जाने की हो रही है। कोई भी कानून साजी करना जो वक्फ के इंटरेस्ट में ना हो, कहीं से भी फायदेमंद नहीं है। और अपनी मालूमात के मुताबिक अपोजिशन के एमपीज़ ने भी जो भी अपने ऑब्जेक्शंस रेस किए थे, उनको भी इस अमेंडमेंट्स में कहीं इनकॉर्पोरेट नहीं किया गया है। इस वजह से हम लोग की डिमांड यही है कि इन अमेंडमेंट्स को खारिज किया जाए। पूरी तरीके से ये जो वक्फ अमेंडमेंट बिल है, ये कहीं से सही नहीं है और इसकी बाकायदा ऑल इंडिया शिया फसला बोर्ड के ज़रिए से हम लोग मुखालिफत कर रहे हैं, इसलिए कि जेपीसी बना के बाकायदा इसको पूरी तरीके से पूरे मुल्क में घुमाया गया और इसका एक माइलेज लेने की कोशिश की गई। और अगर ज़रूरत पड़ी तो हम इसके अंदर अदालत भी जाएंगे और हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे। आज की ये गवर्नमेंट उसे तब्दील करना चाहती है, तरमीम करना चाहती है, या उस दस्तूर की दफा को ख़त्म करना चाहती है, मुसलमान को अपने मजहब से दूर करना चाहती है। हम जहाँ तक इसकी मुदाफ़ात कर सकेंगे करते रहेंगे। इसके खिलाफ कोर्ट में जाएंगे, सोच समझ कर बात हो गई। हो सकता है कि कल उसकी तारीख आ जाए तो कमल सिब्बल साहब उस मौजू के ऊपर गुफ्तगू भी करेंगे। बजट सत्र का अगला भाग 10 मार्च से शुरू होने वाला है और 10 मार्च में सिर्फ 25 दिन बाकी है। शायद वक्फ बोर्ड के पास इतना ही वक्त बचा है, क्योंकि पीएम मोदी से लेकर अमित शाह तक साफ कर चुके हैं कि वक्फ बिल को हर हाल में पास कराया जाएगा और शायद वो तारीख आ गई है। लेकिन आप सोचिए दर्शक, कि सवाल कई सारे खड़े किए जा रहे हैं। चर्चा हुई है तो विरोध क्यों? ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से मैं आपको बता रहा हूं, 19 सितंबर 2024 को 4 घंटे 55 मिनट तक चर्चा हुई। ये किससे चर्चा की भाई? जमीयत उलेमाए हिंद 14 अक्टूबर 2024 को पहुंचता है, 3 घंटे 30 मिनट, 3.5 घंटे इन लोगों से चर्चा होती है, लेकिन कह रहे हैं चर्चा नहीं की।
जमाते इस्लामी, इनका भी एक्सरे किया दर्शकों हमने। 4 नवंबर 2024 को इनसे भी बातचीत हुई है 2 घंटे 30 मिनट की। अब आप मुझे यह बताइए कि जब इन लोगों से बात हुई है तो ये बार बार क्यों कह रहे हैं दर्शकों कि बात नहीं हुई, बात नहीं हुई। ये तो सीधी सी बात है कि विपक्ष अब ये मानकर बैठ गया है कि सरकार कुछ भी करे हमें उसका विरोध करना है। अरे भाई, आपका काम यानी विपक्ष का काम है सरकार के गलत फैसलों का विरोध करना। यही नहीं कि सरकार चाहे कितना ही अच्छा कदम क्यों ना उठा ले, आपने एक बात ठान ली है कि हम तो बस विरोध के लिए विरोध करेंगे। ये ठीक नहीं है। समझिए भाई, सही को सही, सरकार की नीति क्या है, वो करना क्या चाह रही है, आप ही को समझना होगा। आपको विपक्ष की जिम्मेदारी मिली है। वक्फ संशोधन बिल पर केंद्र मिशन में काम कर रही है और उनका मिशन बिल्कुल क्लियर है। वक्फ बिल पर वो रुकने वाले नहीं हैं। इसलिए सदन में विपक्ष के एक एक आरोप का जवाब देने से सरकार पीछे नहीं हट रही है। दर्शकों, क्यों मैं इस बात को कह रहा हूं आज आपको दिखाता हूं। क्योंकि रिपोर्ट आ गई है, सियासत हाई है। विपक्ष कह रहा है कि जेपीसी रिपोर्ट को वापस लिया जाए। सरकार कह रही है कि विपक्ष सदन को गुमराह ना करें। विपक्ष कहता है कि एंटी डेमोक्रेटिक तरीके से रिपोर्ट तैयार की गई है, अलोकतांत्रिक तरीके से। सरकार कहती है कि नियमों के तहत ही रिपोर्ट तैयार की गई है। आप समझते क्यों नहीं? विपक्ष कह रहा है कि डिसेंट नोट को रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया है। सरकार कहती है कि जेपीसी ने किसी नियम का उल्लंघन नहीं किया, नियम के मुताबिक कार्य हो रहा है। विपक्ष कहता है कि डिसेंट नोट को शामिल कर दोबारा रिपोर्ट तैयार की जाए। सरकार कहती है कि विपक्ष के आरोप झूठे हैं, किसी सुझाव को नहीं हटाया गया है। एक और बात दर्शकों, विपक्ष कहता है कि हमारे पक्ष को नजरअंदाज कर दिया गया है। सरकार कह रही है कि सवाल उठाने वाले खुद जेपीसी में शामिल रहे हैं। आप सोचिए दर्शकों, आखिर ये दिक्कत क्या है? सरकार कुछ कह रही है, विपक्ष कुछ कह रहा है। इसको लेकर स्थिति साफ कर रहे हैं हम इस रिपोर्ट में। वक्फ बोर्ड में बदलाव होगा तो हिंदू मेंबर जुड़ेंगे और यही बात भाईजान से लेकर विपक्ष को परेशान कर रही है, क्योंकि मुसलमानों के नाम पर अपनी दुकान चलाने वालों का शटर डाउन हो जाएगा तो वहीं तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों को भी धक्का लगेगा। और इसलिए जेपीसी की रिपोर्ट पर सच झूठ वाला खेल खेला जाने लगा है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार ने आपत्तियों को हटा दिया और रिपोर्ट पेश कर दी। सरकार हमेशा ध्यान भटकाने की बात करती है और जो बात कही जाती है वो हाउस में नहीं करी जाती है। कहीं ना कहीं इसमें सरकार की और भारतीय जनता पार्टी की जो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज हैं उनको लेके कहीं ना कहीं कुछ सोची समझी साजिश इसमें नजर आ रही है। वो सारे मुस्लिम समुदाय के लिए, वो सारे लोगों को जिनको ये वक्फ बोर्ड के नाम पर नोटिस चपना के उनके दीवार पर उनकी रातों की नींद उड़ा देते थे, जिनकी कोई आवाज नहीं सुनता था, उनको अब उनका हक मिलेगा, उनको अधिकार मिलेगा, उनको अब उनके पास उनके पेपर होंगे। ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन रहा आज ये बिल का जमा होना। अब तक जो तुष्टीकरण वाला कानून चला आ रहा था उसे अब संतुष्टीकरण वाला बिल लाकर चोट देने की कोशिश की गई, लेकिन कुछ लोगों को ये हिटलर शाही लगने लगी। सब जल्दबाजी के अंदर किया जा रहा है। ये हमारे अधिकारों के ऊपर पूरी तरह से बुलडोजर चलाया जा रहा है और ये हमारी प्रॉपर्टी को खुर्द-बुर्द करना चाहते हैं। डिसेंट नोट आप ऐड कर लोगे, आप मान तो नहीं रहे हो ना। हमने जो डिसेंट नोट में कहा है वो मान जाओ, हम भी मान जाएंगे। लड़ाई लड़ेंगे भैया, कोर्ट में भी लड़ेंगे, वहां भी लड़ेंगे, सब जगह लड़ेंगे। लोगों के आंख में धूल झोंकती है, लोगों के जो काम होने चाहिए वो नहीं होते। इसका शुरू से यही रहा है। देश के विभाजनकारी दिमाग इनका चलता है। ये लोगों को डाइवर्ट करके रखेंगे। वक्फ पे चले जाओ, कहीं पर चले जाओ, इधर चले जाओ, उधर चले जाओ, जिससे लोग का दिमाग इधर उधर भ्रमित रहे, जो काम हिटलर करता था। सिर्फ माइनॉरिटीज को, मुस्लिम लोगों को ये बताने का कि वक्फ अमेंडमेंट बिल आपके खिलाफ है, ये गलत काम वो लोग कर रहे थे। इन लोगों में आपस में कंपटीशन थी, कांग्रेस, तृणमूल और जो कुछ है उनको आपस में कंपटीशन थी। वो लोगों को दिखा रहे थे कि हम आपके साथ में, हम आपके साथ में, हम आपके साथ में। देखो, हल्ला गुल्ला करके कुछ होने वाला नहीं। वक्फ अमेंडमेंट बिल जो लाया है वो राष्ट्र की संपत्ति बचाने के लिए। वक्फ बिल पर जेपीसी रिपोर्ट लोकसभा में जगदम्बिका पाल ने भारत माता की जय के नारों के साथ पेश की।
और विपक्ष की ओर से लगाए गए डिसेंट नोट्स हटाए जाने के आरोप पर गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कर दिया कि जो भी जोड़ना है जोड़िए, हमारी पार्टी को कोई आपत्ति नहीं है। विपक्ष के कुछ सदस्यों ने आपत्ति जताई है कि इनके जो विमत है, डिस्प्यूट्स है, इनको पूरी तरह से नहीं रखा गया है। मैं मेरी पार्टी की ओर से आपको विनती करना चाहता हूं कि विपक्ष के जो डिस्प्यूट्स हैं, एक सिर कर आप संसदीय कार्यप्रणालिका के उपयुक्त रूप में जो जोड़ना है वो जोड़े, इसमें मेरी पार्टी को कोई आपत्ति नहीं। अपने वोट बैंक के सपोर्ट के लिए जो लोग जेपीसी रिपोर्ट में खोट बता रहे हैं, उन्हें समझ लेना चाहिए कि इस बिल के कानून बनने से वक्फ बोर्ड की उन मनमर्जियों पर लगाम लगेगी जो अब तक चल रही थी। दर्शकों, बिल पेश होने के बाद लोकसभा की कार्यवाही को 10 मार्च तक के लिए स्थगित कर दिया है, लेकिन सरकार जल्द से जल्द इस बिल को पास कराना चाहती है, क्योंकि वक्फ संशोधन बिल में जो बदलाव करने का प्रस्ताव रखा गया है वो हमारे मुस्लिम भाइयों के हित में। इससे वक्फ की असीमित शक्तियों पर लगाम लग जाएगी और गरीब मुसलमान जो हक से वंचित रह गए थे उनको हक मिलेगा जब बिल आ जाएगा, पास हो जाएगा। इसलिए कमेटी अगले सत्र के पहले दिन अपनी रिपोर्ट लोकसभा में पेश करेगी दर्शकों। लेकिन आखिर मैं क्यों 25 दिन बार बार कह रहा हूं और क्या है ये कानून, मौजूदा कानून क्या है, बदलाव क्या है, आपको बताता हूं। अभी इस समय किसी भी जमीन पर दावा ठोका जा सकता है। बाद में क्या होगा, वक्फ के दावे की जांच की जाएगी। वक्फ की ट्रिब्यूनल में अपील यहां नहीं होती, अब इधर पीड़ित हाईकोर्ट जा सकते हैं। वक्फ भूमि की जांच नहीं होती है, क्या होगा बाद में, कलेक्टर स्तर पर जांच की जाएगी। बोर्ड में सिर्फ मुस्लिम रहते हैं, अन्य धर्म के 2 लोग और 2 महिलाएं भी इसमें शामिल होंगी। इसलिए इन लोगों के पेट में दर्द हो रहा है दर्शकों, इसलिए इन लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। लेकिन आज ये बात साफ कह देता हूं कि सरकार ने फैसला कर लिया है कि इसे जल्द पास कराना है। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ेंगे और आज एक और खबर आपके लिए लेकर आया हूं। मुसलमान क्या हिंदुओं का बायकॉट कर रहे हैं दर्शकों? ये बात मैं क्यों कह रहा हूं और ये बात कहां से उठी है, आइए आपको बताता हूं। खबर आज आपके लिए लेकर आया हूं 2, एक उत्तर प्रदेश से, एक मध्य प्रदेश से। मेरे सामने कुछ ऐसे मामले सामने आए जिनका लब्बो-लुआब अगर निकाला जाए तो दर्शकों समझ में यही आता है कि राज्य चाहे कोई भी हो, शहर चाहे कोई भी हो, लेकिन टारगेट पर सिर्फ हिंदू है। मुस्लिम मोहल्लों में हिंदुओं को टारगेट पर रखने की एक स्क्रिप्ट बांटी जा रही। ना जाने कौन है ये लोग, कहीं किसी तरह से हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, तो कहीं कैसे ना कैसे हिंदुओं पर आर्थिक चोट की जा रही है, कहीं धार्मिक तो कहीं शारीरिक, लेकिन हिंदुओं के साथ कुछ गलत जरूर हो रहा है, और वो भी मुस्लिम मोहल्लों में। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं दर्शक, सबसे पहले आपको बताता हूं टारगेट पर क्यों आ गए हिंदू। 3 खबर देखिए आप। हिंदू श्रमिकों के नाम एक पोस्टर लगा है क्योंकि हिंदू श्रमिकों को काम नहीं मिल रहा है। ये भोपाल मध्य प्रदेश की खबर बता रहा हूं। 36 साल बाद उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के एक मंदिर में पूजा की गई है। 36 साल लग गए पूजा में, सोचिए जरा। और एक और खबर आई मध्य प्रदेश से, जहां हिंदू युवती का दुष्कर्म किया गया है। लेकिन आखिर ये क्यों हो रहा है दर्शक, पहले आपको बताता हूं भोपाल के जहांगीराबाद में क्या हुआ है। भोपाल के जहांगीराबाद में एक पोस्टर लगा दर्शक, और ये पोस्टर जो मैं आपको दिखा रहा हूं यह अचानक सुर्खियों में आ गया। वजह उसमें लिखा, एक शब्द, एक लाइन लिखी हुई है, हिंदू। पोस्टर में लिखा है कि अपने आवश्यक काम के लिए आप सिर्फ हिंदू लोगों को बुलाइए। इसके साथ ही पोस्टर में 1-2 नहीं बल्कि करीब 100 कामगारों के नाम लिखे हैं। देख रहे हैं ना आप, ये अलग अलग काम कर सकते हैं, कारीगर हैं, और ये सारे हिंदू नाम हैं। सनातनी हिंदू श्रम साधक समिति ने ये पोस्टर लगाया, और इस पोस्टर के जरिए अपील की जा रही है कि आपके घर में कोई अगर आता है तो आप हिंदू श्रमिकों को बुलाइए, उन्हें काम नहीं मिल रहा है, हिंदू श्रमिकों को बुलाया जाए। समिति से जुड़े लोगों का कहना है कि प्रदेश में लव जिहाद बढ़ गया है, दूसरी घटनाएं बढ़ गई हैं, इस पर लगाम लगाने के लिए ये मुहिम चला रहे हैं, और इसके साथ ही इसके जरिए गरीब और जरूरतमंद हिंदुओं को काम भी मिल पाएगा, ये कहा जा रहा है। अब आपको सुनवाता हूं हमारे सहयोगी सत्य विजय की यह रिपोर्ट। जहांगीराबाद इलाका जो कि मुस्लिम बहुल इलाका है, यहाँ पर होर्डिंग लगा है। इस
पोस्टर होर्डिंग के जरिए इन्होंने ये डिमांड की है कि केवल जो हिंदू श्रमिक हैं उनसे ही लोग अपने घर का काम करवाएं। हमारा उद्देश्य यही है कि इन लोगों को काम मिले, इनकी योग्यता के अनुसार काम मिले, जिस काम में ये पारंगत हैं वह काम इनको मिले। अब दर्शकों, भोपाल की तो खबर आपने देख ली। जिस तरह भोपाल में मुस्लिम मोहल्लों में जानबूझकर हिंदुओं को काम नहीं दिया जा रहा, परेशान किया जा रहा है, वहीं हिंदुओं को काम देने की पहल हो रही है। ठीक उसी तरह उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक मोहल्ला ऐसा था जहां दर्शकों 1989 में हिंदू परिवारों ने डर के मारे पलायन शुरू कर दिया था। 89 में बता रहा हूं आपको, जिसका नतीजा यह हुआ कि वहां एक भी हिंदू परिवार नहीं बचा। वजह थी मुस्लिम आबादी इलाके में बढ़ने लगी। मुस्लिम बढ़े तो हिंदुओं को डर लगने लगा, अपने घर छोड़कर वो इलाके से दूर जाने लगे। नतीजा क्या हुआ दर्शकों, वहां पर लोग ही नहीं रहे। सुनिए जरा। 1.5 साल का ये बच्चा था जब मैं इस घर से निकल गई थी। क्या करते इस मकान में, क्या करते भाई, सब ब्राह्मण लोग अपने अपने इधर उधर चले गए, बेच के कोई कहीं, तो मैं अकेली रह गई थी। हमारी जमीन भी यहाँ इसके बराबर हुई, 25 बीघे जमीन थी हमारी। जैसे जैसे अल्पसंख्यकों को यहाँ से मकान बढ़े तो यहाँ से लोग अपने मकान बेच गए, जैसे बेच चले गए। अब 600 साल से बंद पड़ा था एक मंदिर, शिव मंदिर, और इसको खोला गया दर्शक। 600 साल पुराना ये मंदिर है। पहले यहां हिंदू पूजा करते थे, लेकिन 36 साल पहले बंद हो गया। इसका आज शुद्धिकरण किया गया है, मंदिर में पूजा अर्चना की गई है और हवन पूजन भी हुआ है। देखिए तस्वीरें, जहां कई लोग पहुंचे हुए हैं दर्शकों, तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं। 600 साल पुराना मंदिर 36 साल से बंद था। शिव मंदिर में मंत्रोच्चार हुआ और आज यहां पर पूजा अर्चना भी हुई है। सुनिए जरा वहां के पंडित और पुजारी क्या कह रहे हैं। 35-36 वर्ष से कोई पूजा भी नहीं हो रही थी, क्योंकि यदि कोई पूजा करने आए भी तो फिर यहाँ की जो मुस्लिम बस्ती है वो उनको परेशान करती, तो यहाँ पर कोई पूजा करने नहीं आता था। ये वीरान पड़ा हुआ था। तो आज हवन पूजन के माध्यम से मंदिर को जागृत किया है। देखा दर्शकों आपने, अब यहां तो पूजा शुरू हो गई है, लेकिन ये लोग आवाज उठा रहे हैं कि ऐसा अलग अलग। आज दर्शकों मैं आपको बताऊंगा, महाकुंभ को लेकर पहले दिन से सियासत हो रही है, लेकिन इस सियासत पर आस्था आज भी भारी पड़ रही है। लेकिन यह सियासत क्यों की जा रही है? और एक तरफ श्रद्धालु है दर्शकों, प्रयागराज संगम नगरी जहां महाकुंभ शुरू हुआ और जैसी शुरुआत हुई थी वैसा ही दृश्य 15 दिन में दिखाई देने लगा। 15 दिन का मेला बाकी है दर्शकों, कई दिन बीत चुके हैं, लेकिन आज आपको बताता हूं मैं 15 दिन मेले में क्या होने वाला है। जो 15 दिन बाकी हैं वो आस्था के 15 दिन है। जन समुद्र पहले दिन से है और 26 तारीख तक रहेगा। सनातनी इसमें पहुंच रहे हैं और भक्ति का ऐसा सैलाब कि दुनिया की निगाहें यहां पर टिक गई हैं, क्योंकि यहां से हिंदू एकजुटता की तस्वीर दुनिया देख रही है। लेकिन दर्शकों, मैंने आपको यह क्यों दिखाया? ये एकजुटता, ये सैलाब, ये जन समुद्र कुछ लोगों को पच नहीं रहा है। जिस तरह ये जन सैलाब जो आप देख रहे हैं ना दर्शकों, ये सनातनी एकजुटता का परिचय है। ये तस्वीर जो मैं आपको दिखा रहा हूं, और इन तस्वीरों से पता है आपको किसे दिक्कत है? इन तस्वीरों से दिक्कत है अखिलेश यादव को, समाजवादी पार्टी को, और भी कई लोग हैं जो सनातन विरोधी हैं। उनकी नींद उड़ गई है दर्शकों, घबरा गए हैं वो लोग। ये वो लोग हैं जिन्होंने कुंभ को लेकर अपनी विचारधारा को बदलने का जरा प्रयास भी नहीं किया दर्शकों, इतना सा भी नहीं। ये भी ठीक है वैसे, जैसे आज से 29 दिन पहले तक थे वैसे ही हैं। बात बात पर सनातन के सबसे बड़े मेले पर सवाल उठा रहे हैं, बात बात पर योगी सरकार को घेर रहे हैं और महाकुंभ को बीच में लेकर आ रहे हैं। राजनीति करिए लेकिन महाकुंभ को दूर रखिए। बात बात पर आप महाकुंभ की व्यवस्थाओं पर सवाल उठा रहे हैं। आज मैं इन्हीं के ऊपर दर्शकों एक्सरे लेकर आया हूं मैं, और आज मैं इनसे सवाल भी पूछ रहा हूं कि चलिए आपकी आज मैंने सारी बात मान ली, आप सत्ता में नहीं है ना, लेकिन हैं तो हिंदू विरोधी। इसलिए मैं आज सवाल कर रहा हूं आपसे सीधे, अखिलेश जी सीधे सवाल,
आप मुझे बताइए बीते 29 दिन में आपने क्या किया? अच्छे नहीं है इंतजाम योगी सरकार के, मान लिया मैंने। आपने क्या किया? अगर इंतजाम अच्छे नहीं थे तो ऐसा कौन सा तरीका आपने बता दिया कि भाई ठीक कर लीजिए, ये तरीका मैं बता रहा हूं। ऐसी कौन सी पहल कर ली आपने जिससे उन व्यवस्थाओं को सुधारा जा सके? मुझे नहीं लगता अखिलेश जी आपने कोई पहल की है, क्योंकि आप सिर्फ सवाल उठा रहे हैं। और आप तो तमाम सवाल उठाने के बाद चुनावी फायदे के लिए वीआईपी की तरह पहुंच गए। ये देखिए जरा, खुद कह रहे हैं व्यवस्था नहीं है और 5-7 आदमी आसपास खड़ा हुआ है। अरे सांसद साहब हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, मान लिया आप वीआईपी हैं, लेकिन आप भी तो ऐसे ही गए थे संगम स्नान के लिए। लेकिन उसके बाद आपने राजनीति की और फिर लौट आए। अरे भाई आप तो प्रयागराज में थे, वहां से लौट कर आए हैं, देख कर आए हैं, तो आप कुछ बता देते कि भाई ये व्यवस्था ठीक नहीं है, मैं देख कर आए हूं, उसे ठीक करें। मैं भी आपका सपोर्ट करता, लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए कोई सुझाव आप देते। अखिलेश यादव जी, सवाल उठाना बहुत आसान है, जमीनी स्तर पर इतनी बड़ी संख्या में उमड़ रहे जन समुद्र को संभालना उतना ही मुश्किल है। और अखिलेश जी एक और बात, पता नहीं आपकी समस्या महाकुंभ है या फिर सीएम योगी आदित्यनाथ है, क्योंकि आस्था का ये जन सैलाब सिर्फ प्रयागराज में नहीं उमड़ रहा है। आपको सिर्फ प्रयागराज दिख रहा है, हो सकता है राजनीति की कोई वजह हो, लेकिन कहां कहां ये सैलाब उमड़ रहा है दिखाता हूं आपको। रोजाना प्रयागराज में लिख लीजिए 1.44 करोड़ भक्त पहुंच रहे हैं स्नान करने के लिए, लेकिन आपको यह दिख रहा है, इस पर आप सवाल उठाते हैं ना। अयोध्या में 50 घंटे में 25 लाख श्रद्धालु पहुंच गए दर्शकों, यह नहीं दिखेगा। बनारस में एक दिन में 20 लाख श्रद्धालु पहुंच गए, यह नहीं दिख रहा है। इस पर कोई राजनीति नहीं। महाकुंभ इसलिए क्योंकि उसमें राजनीति छिपी हुई है। सनातनियों की एकजुटता सिर्फ प्रयागराज में नहीं उमड़ रही है, हर जगह अयोध्या बनारस की तस्वीर मैंने आपको दिखाई ना अखिलेश जी। लेकिन अखिलेश जी के निशाने पर महाकुंभ है, क्योंकि उन्हें यह बात पच नहीं रही है कि योगी का प्रशासन यहां काम कर रहा है। जितने कई दूसरे देशों की आबादी नहीं है, उतनी भीड़ पहुंच गई है दर्शकों महाकुंभ में। यूपी सरकार ने पता है आपको कितना अनुमान लगाया था? 40-45 करोड़ का, कि भाई इतने ही सनातनी भक्त आएंगे, आस्था की डुबकी लगाएंगे। लेकिन यह आंकड़ा दर्शकों आज मैं आपको दिखाता हूं, आज आपको आंकड़ा दिखा रहा हूं। आज 11 तारीख है ना, सुबह 8 बजे तक ही 45 करोड़ भक्त स्नान कर चुके हैं। ये नंबर्स जो हैं ये बदल रहे हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूं फिर भी ये नंबर बदलते जा रहे हैं। महाकुंभ में 45 करोड़ के पार पहुंच गया है और अभी तो कई दिन बाकी हैं कुंभ में अखिलेश जी। तो आप सोचिए, ये आंकड़े अखिलेश जी आपको चुभ रहे हैं। मुझे नहीं लगता ये चुभना चाहिए, लेकिन शायद आपको चुभ रहे हैं। इसलिए तो आपने माघी पूर्णिमा के स्नान से पहले एक नया मुद्दा निकाल दिया। मुद्दा क्या दर्शकों? प्रयागराज में ट्रैफिक जैम हो रहा है। अखिलेश यादव कह रहे हैं ये गाड़ियां जो है ये प्रयागराज में आई हैं, थम गई हैं। अखिलेश जी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हैं कुछ, पता नहीं मुझे कहां से ये वीडियो लाते हैं, क्योंकि इनके वीडियो झूठे हैं दर्शकों। और अगर कोई वीडियो सच्चा भी है तो वो पुराना है, ताजा नहीं है, वो भ्रामक वीडियो है। और तो और इतने से मन नहीं भरा तो लोकसभा में भी आज मुद्दा उठा दिया। लोकसभा में ये कैसे सवाल उठा रहे हैं, पहले आपको वो सुनवाता हूं। पहली बार हुआ होगा ऐसा कि लोग 300 किलोमीटर के जाम में फंस गए। न केवल एक मुख्यमंत्री सभापति महोदय, उन्हें 2-2 मुख्यमंत्रियों को लगाना पड़ा कि कैसे जाम रुक जाए। ट्रैफिक मैनेज नहीं कर पा रहे हैं आप। हर शहर में ये कहा गया कि कोई शहर से निकले नहीं, सब के सब वहीं पर रुक जाएं, आगे नहीं जा सकते, दर्शन नहीं कर सकते। सभापति महोदय, सब बॉर्डर सील हुए हैं। चांद पर पहुंचने का क्या फायदा जब जमीन की समस्याएं न दिखती हों आपको। क्या वाकई अखिलेश जी प्रयागराज आज जाम है, रुका हुआ है, थमा हुआ है? आपको लगता है वो ट्रैफिक जाम जो आप दिखा रहे हैं वो असल में प्रयागराज में आज की तारीख में नहीं है? कम से कम सदन में आज जब आप मुद्दा उठा रहे थे पहले देख लेते। ये तस्वीरें पुरानी हैं दर्शकों, ये आज की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये तस्वीरें देखिए, आप दिख रही हैं आपको कोई गाड़ियां? ये आज की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। लेकिन जाम की जो आप बात कर रहे हैं ना अखिलेश जी, वो कुछ लोगों के ही कारण है।
कुछ जगह पर जाम लगा हुआ था, लेकिन आज ऐसा नहीं है। तस्वीरें देख लीजिए। अगर इतने पर भी विश्वास नहीं हो रहा है तो आज आपको दो तस्वीर मैं दिखा रहा हूं, ये आप तस्वीर देखिए। कल तक जाम लगा हुआ था, इस जाम के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले सियासत की बात कर रहा हूं तो देखिए जरा, रास्ते खाली हैं और ये प्रशासन कह रहा है दर्शकों, मैं नहीं कह रहा हूं, आप सोच रहे हैं कि मैं कह दे रहा हूं, ये प्रशासन कह रहा है। तरुण गाबा पुलिस कमिश्नर है प्रयागराज के, आप खुद सुनिए दर्शकों जरा उन्हें वो क्या कह रहे हैं। अभी आप देखेंगे कि बहुत सुगम तरीके से यातायात यहाँ पे चल रहा है। पूरी मेहनत से पूरी टीम हमारी लगी हुई है। हम लोग दिन रात ये देख रहे हैं कि हमारे श्रद्धालुओं को कोई कठिनाई का सामना ना करना पड़े और हमारा जो ट्रैफिक भी है वो सुचारू रूप से चलता रहे। सुन लिया ना आपने। इसीलिए सीएम योगी आदित्यनाथ अखिलेश यादव से भी आज साफ शब्दों में कह रहे हैं, महाकुंभ को लेकर ये नेगेटिविटी, नकारात्मकता मत फैलाइए, दुष्प्रचार मत कीजिए, जो सत्य है उसे बताइए। आप गलत संदेश दे रहे हैं लोगों को, और जो आप गलत संदेश पहुंचा रहे हैं ना, योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि ये पाप है, बहुत बड़ा पाप है। सुनिए जरा योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं। नकारात्मकता फैलाने वाले कौन लोग हैं? ये नकारात्मकता फैलाने वाले वही लोग हैं जिन्होंने जीवन भर बीबीआईपी ट्रीटमेंट लिया है सरकार की, और क्या ही नहीं, आने वाली पीढ़ी के लिए भी एक रास्ता खोलने का प्रयास किया था उन्होंने। ये वही लोग हैं जो नकारात्मक पैदा करके भारत और सनातन धर्म के विरोध में अपने आप को सदैव उसके खिलाफ दुष्प्रचार करने में मशगूल रहते हैं। अब इधर योगी आदित्यनाथ ने जवाब दिया, उधर संसद में जब अखिलेश यादव बोल रहे थे, एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे ने उन्हें वहीं पर बताया कि आप झूठ बोल रहे हैं। सुनिए जरा क्या कहा। ये महाकुंभ में जाकर उन्होंने दर्शन लिया, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर अगर अखिलेश जी हिंदू के विरोध में, महाकुंभ के विरोध में अगर नहीं बोलेंगे, आपने शुरुआती विरोध से की, हिंदुओं का विरोध, श्रद्धा का विरोध, ये करने का काम हमेशा इन्होंने किया है। डर से डुबकी जो है कुछ लोग वहां पर लगा के आए, क्योंकि जिस तरीके से आज लोग साथ में आ रहे हैं मोदी जी के नेतृत्व में, इसलिए तीसरी बार मोदी जी के नेतृत्व में पूरी मेजॉरिटी के साथ ये सरकार स्थापन है। श्रीकांत शिंदे कह रहे हैं कि भाई आप तो सनातन विरोधी हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ऐसी ही हवाई बातें नहीं करते हैं जैसी आप कर रहे हैं अखिलेश जी। उनका प्रशासन प्रयागराज के चप्पे चप्पे पर तैनात है, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि योगी आदित्यनाथ गलत बोल रहे हैं, तो मैं आपको महाकुंभ पहुंच रहे लोगों को सुनवाता हूं, जो प्रयागराज की सड़कों से होकर संगम तक जा रहे हैं और जो तमाम घाट बने हुए हैं वहां पहुंच रहे हैं। इसी जनता के लिए आप अपनी फिक्र दिखा रहे हैं ना अखिलेश जी। अब आपको यही जनता प्रयागराज का सही हाल बताएगी। सुन लीजिए जरा इन्हें। जिनको समझदारी नहीं है उनको थोड़ा दिक्कत हो जा रही है कि प्रशासन बहुत एक्टिव है। बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हुई। मेरे साथ मेरे छोटे छोटे बच्चे आए हैं, हम लोगों को स्टेशन से आने में आराम से आए, नहीं कुछ भी परेशानी। कुंभ में आने के बाद ऐसा लग रहा है कुछ है ही नहीं है, बहुत नॉर्मल लग रहा है। यहाँ का व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था सब सही है, दिक्कत नहीं हो रही है। दिक्कत नहीं, बहुत सुरक्षा साधन। सोशल मीडिया ले कह रहे मत आइए, जाम लगा है, दिक्कत होगी, समस्या होगी। कल भी मैंने देखा कि बोला कि 20 किलोमीटर जाम लगा है। 25 लगा, कोई जाम को नहीं, हम तो ट्रेन में बड़ी व्यवस्था के साथ आए। सुन लिया ना अखिलेश जी आप। लेकिन आप आज मुझे एक चीज बताइए, मुझे आपकी राजनीति समझ नहीं आ रही, क्योंकि माघ पूर्णिमा के स्नान से ठीक पहले आप इस तरह का मुद्दा उठाते हैं, तो आपका मकसद क्या है? मकसद कहीं ये तो नहीं कि सनातनी या भक्त प्रयागराज ना पहुंच पाए और योगी सरकार में एक और नया रिकॉर्ड ना बन पाए? क्योंकि बीते कई विशेष स्थान जहां पर भक्त पहुंच रहे हैं वहां नए नए आंकड़े बन रहे हैं, और आज तो महाकुंभ में एक और आंकड़ा बन गया है जो शायद अखिलेश जी को परेशान कर रहा है दर्शकों। लेकिन अब तक जो महाकुंभ के आंकड़े हैं वो आपको बताता हूं। मौनी अमावस्या में 7.75 करोड़ भक्त पहुंचे, और जब मकर संक्रांति थी, कुंभ के एक दिन बाद शुरू हुआ था, उसके एक दिन बाद 3.5 करोड़ पहुंचे थे श्रद्धालु।
पौष पूर्णिमा पर यह आंकड़ा 1.5 करोड़ के आसपास था, 1.4 करोड़। बसंत पंचमी जो 3 तारीख को थी, 2.57 करोड़ भक्त प्रयागराज पहुंचे। और अब 13 तारीख को माघ पूर्णिमा है। मुझे नहीं पता कितना बड़ा रिकॉर्ड बनेगा यहां। क्या इस रिकॉर्ड से दिक्कत है? और महाशिवरात्रि को तो आप सोचिए, आखिरी दिन शिवरात्रि पर बड़ी संख्या में भक्त यहां पहुंचने वाले हैं और आंकड़ा एक ऐसा आंकड़ा आएगा जो रिकॉर्ड बना देगा। लेकिन मुझे लगता है कि आपकी परेशानी वही है, और बात इतनी सी है कि बड़ी से बड़ी संख्या में लोग प्रयागराज पहुंच रहे हैं। अखिलेश जी, आप माने या ना माने, कल भारी भीड़ उमड़ने की उम्मीद है। तो अब ट्रैफिक जैम की बात, वो तो अच्छे होने चाहिए। इसके लिए खुद सीएम योगी आदित्यनाथ निगरानी रख रहे हैं। यहां सवाल अब यह उठता है दर्शकों कि आखिर प्रयागराज में बीच बीच में जाम लग रहा है, तो लग क्यों रहा है? इसका कारण क्या है? आइए जरा मैं आपको एक चीज बताऊं। पहला सवाल तो ये, भाई ये प्रयागराज में जाम कौन लगा रहा है? कौन लोग हैं जो एकाएक यातायात व्यवस्था को बिगाड़ रहे हैं? कौन लोग हैं जो महाकुंभ के जाम के कसूरवार हैं? क्योंकि कई लोग इसमें फंसे हुए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं इसकी बात कैसे कर रहा हूं, क्योंकि आज हमने इसका एक्सरे किया है। इसके पीछे दो चीजें सामने निकल कर आई, 2 चेहरे। कैसे? आइए जरा आपको दिखाता हूं। पहला तो ये लोग जो गलत तरह से रास्ते को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि बाहर से आए, इनका भी कसूर नहीं है, जहां जगह मिलती है वहां गाड़ी लगा देते हैं। दूसरी तरफ आप ये देखिए, एक चेहरा तो ये है गलत ड्राइविंग, ट्रैफिक जाम। ये आपने नहीं देखा होगा। पुलिस वालों पर सवाल उठाना बड़ा आसान है दर्शकों, लेकिन कई घंटे ये जाम खुलवा रहे हैं, फिर भी लोग इनकी बात नहीं मान रहे। हालांकि कई जगह पर तू मैमे की तस्वीर भी हुई। अब मैं आपको दर्शकों एक ऐसी चीज बताने वाला हूं जो किसी ने नहीं बताई हो, क्योंकि मैं खुद प्रयागराज गया। हमने भी देखा कि भाई ये जाम लग रहा है तो कैसे लग रहा है। एक तरफ जाम की तस्वीर है, दूसरी तरफ मैं वहां पर पुलिस वालों के साथ मौजूद था। प्रयागराज में लोग गलत ड्राइविंग कर रहे हैं, गलत ट्रैफिक मैनेजमेंट का मैं खुद गवाह बना दर्शकों। मुझे गाड़ी से उतरना पड़ा, लोगों को समझाना पड़ा, हाथ जोड़कर विनती करनी पड़ी, पुलिस वालों की मदद लेनी पड़ी जाम खुलवाने के लिए, क्योंकि लोग सुनने को तैयार नहीं हैं। क्योंकि सभी को घर जाना है, सभी को जल्दी जाना है। मैं समझता हूं सबकी तकलीफ, लेकिन दर्शकों जो मैंने देखा, वो क्या देखा मैंने, आपको एक चीज बताता हूं। क्योंकि जब मैं लोगों की बात कर रहा हूं तो आप कहेंगे भाई ये तो भक्त हैं, आप तो इनकी तारीफ कर रहे थे, अब यही लोग जाम लगाने लगे। आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा। तो इसके लिए भी मैंने पूरा नक्शा तैयार किया दर्शकों। मैं आपको बताता हूं कि आखिर महाकुंभ में कैसे यही लोग जो पहुंच रहे हैं जाम लगा रहे हैं। कैसे? सरकारी आंकड़ा दर्शकों मैं आपको बताता हूं। 3 दिन में यानी 7, 8 और 9 तारीख को प्रयागराज में 15 लाख गाड़ियां आ गई, एंट्री हो रही है। लेकिन जितनी बड़ी संख्या में गाड़ियां प्रयागराज के अंदर गईं, उतनी बड़ी संख्या में बाहर नहीं निकल पाई। इस वजह से लोगों ने वहां जाम लगा दिया, क्योंकि लोग कहीं भी जहां जगह मिल रही है, पार्किंग नहीं है, वहां भी गाड़ी खड़ी कर रहे हैं। यह दिक्कत है दर्शकों। और खुद आप सुनिए पुलिस कमिश्नर क्या कह रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहूंगा। ये जो आप देखिए, ये जो रॉन्ग साइड से गाड़ियां आ रही हैं, एक बार फिर प्ले कीजिए इस तस्वीर को। गाड़ियां एक तरफ जाने वालों की हैं, दूसरी तरफ आने वालों की हैं, लेकिन बीच का रास्ता लेकर कुछ लोग निकलने की कोशिश करते हैं और फिर वहां पर गाड़ियां इतनी बड़ी संख्या में आ जाती हैं कि ट्रैफिक जैम लगता जाता है, कई किलोमीटर फैल जाता है। अब आप सोचिए, इसको खुलवाने में समय लग रहा है। और ये खुद तरुण गाबा जो पुलिस कमिश्नर है प्रयागराज के, वो भी बता रहे हैं। सुनिए जरा वो क्या कह रहे हैं। जो ट्रैफिक में इन्फोर्समेंट की बात है कि कहीं पे किसी ने रॉन्ग पार्किंग कर दी, उसको भी निरंतर हम क्रेन से वो गाड़ियां उठा रहे हैं और प्रभावी कार्रवाई कर रहे हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से भी हम लोगों को बता रहे हैं कि जो कार्रवाई की जा रही है। जो लोग अफवाह फैला रहे हैं, मेरा अनुरोध है उनसे कि वो इस चीज़ में थोड़ा ध्यान दें और इस चीज़ का परहेज रखें कि गलत इन्फॉर्मेशन ना दी जाए। भाई रॉन्ग साइड चलेंगे तो जाम होगा। आप महाकुंभ जाइए, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन आराम से जाइए, स्नान करिए और फिर तसल्ली से लौट आइए, क्योंकि आपका ठहरना वहां ये स्थिति पैदा कर देगा।
बात सब पर लागू होती है, एक पर नहीं। हमारे बीच कुछ लोग हैं जो अपनी जल्दबाजी के कारण खुद को परेशानी में तो डालते ही हैं, बल्कि कई लोगों को परेशानी में डालते हैं, व्यवस्था बिगाड़ देते हैं। फिर चाहे लोग सड़क पर जाम लगाने वाले हों या फिर रेलवे स्टेशन पर हंगामा करने वाले। दर्शकों देखिए जरा, आप ट्रेन के शीशे तोड़ रहे हैं ये लोग, ना जाने इन्हें क्या परेशानी। जगह जगह से इंतजामों को बिगाड़ रहे हैं। ये तस्वीरें सामने आ रही है दर्शकों। ये तस्वीर जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये मधुबनी बिहार की है। ये लोग हंगामा कर रहे हैं, देखिए जरा, ट्रेन के शीशे तोड़ रहे हैं, कोई पानी फेंक रहा है, कोई खिड़की तोड़ रहा है। ना सिर्फ स्टेशन पर हंगामा, बल्कि स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस ट्रेन में एसी कोच में तोड़फोड़ तक कर दी और इसी कारण ट्रेन करीब आधा घंटे वहां रुकी रही। अब आप बताइए दर्शकों, इसमें प्रशासन क्या करेगा भाई? रेलवे क्या करेगा? ये नासमझी लोगों की है। गुस्सा आपका कहीं और का है, आप कहीं और निकाल रहे हैं। ये व्यवहार ठीक नहीं है। आप व्यवस्थाओं को खराब कर रहे हैं। सुनिए आप मेरी बात। और एक तरफ आप योगी आदित्यनाथ पर सवाल उठा रहे हैं, उठाइए, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन आप देखिए वो इतनी व्यवस्थाओं को लेकर भी जब अव्यवस्थाओं के सवाल पूछे जाते हैं तो अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। तस्वीर दिखा रहा हूं मैं आपको। सीएम योगी ने माघ पूर्णिमा के स्नान से पहले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की, 1.5 घंटे तक अधिकारियों के साथ बैठक की। महाकुंभ में जो अफसर तैनात हैं उनसे तैयारियों का जायजा लिया, जानकारी ली। साथ ही प्रयागराज में जो जाम परेशानी का सबब बन रहा है उस पर भी अधिकारियों से कहा कि लोग कुछ भी करें, भक्त हैं, मेहमान हैं, आपको व्यवस्था संभालनी होगी। देखिए जरा आप, उन्होंने कहा कि आप ठीक तरह से काम करिए, अगर कोई खामियां मिल रही हैं तो फिर समझ लीजिए, क्योंकि बदइंतजामी को लेकर जो भी ढीला रवैया अपनाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और आपको जानकारी दे रहा हूं दर्शकों में, खबर तो यह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ को लेकर एडीजी रैंक के 2 आईपीएस अफसरों को फटकार तक लगाई है। सोचिए जरा, यहां तक कि एक अधिकारी को तो सस्पेंड करने की चेतावनी दे दी है कि आप समझ जाइए, गलती किसी की भी हो, सुधारना आपको है। योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को क्लियर कट संदेश दिया है, प्रयागराज में किसी भी तरह की परेशानी श्रद्धालुओं को नहीं होनी चाहिए, यह उन्हें बर्दाश्त नहीं, फिर चाहे गलती किसी की भी हो। इधर योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया और उधर घंटों के जाम को खुलने में देर नहीं लगी। दर्शक, योगी के आदेश को तुरंत प्रशासन ने ग्राउंड जीरो पर उतारा और एक्टिव हुआ प्रशासन, जाम खुलवाया जा रहा है। स्पेशल 51 योगी के तैनात हैं वहां पर माघी पूर्णिमा के लिए, क्योंकि श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंचेंगे, उन्हें वापस लौटाना भी है। योगी की फोर्स वहां पर तैनात है। सबसे बड़े अधिकारी खुद महाकुंभ में मोर्चा संभाले हुए हैं। डीजीपी प्रशांत कुमार, एसटीएफ चीफ अमिताभ यश भी महाकुंभ में तैनात हैं। उनके अलावा कौन कौन है दर्शकों, आइए जरा दिखा देता हूं आपको। 51 अनुभवी अधिकारी महाकुंभ पहुंच गए। 25 पीसीएस, 3 आईएएस अफसरों की और तैनाती कर दी। 9 आईपीएस और 14 पीपीएस भी तैनात कर दिए गए। बेहतर व्यवस्थाओं के लिए यह तैनाती की गई है। 17 फरवरी तक अफसरों की तैनाती रहेगी, यानी कोई भी दिक्कत ना हो। सीएम योगी ने अधिकारियों के साथ बैठक कर माघी पूर्णिमा की तैयारियों को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए। अधिकारियों को बेहतर ट्रैफिक क्राउड मैनेजमेंट प्लान लागू करने के निर्देश दिए। साथ ही सख्त हिदायत दी है कि कहीं भी अगर ट्रैफिक जैम लगा, गलती किसी की भी हो, आपको संभालना है। इसलिए संपूर्ण मेला क्षेत्र, दर्शकों जानकारी आपको दे रहा हूं, जो लोग पहुंच रहे हैं, नो व्हीकल जोन घोषित किया है। जबरदस्ती मत करिएगा पुलिस प्रशासन से, क्योंकि आज शाम 5 बजे से नो व्हीकल जोन घोषित हो चुका है। जो निजी गाड़ी हैं उनकी एंट्री पूरी तरह से बंद है। बाहर से जो गाड़ी आ रही है उनके लिए पार्किंग है, आप वहां जाइए। सिर्फ इमरजेंसी गाड़ियों को ही अंदर जाने की इजाजत मिलेगी और यह होना भी चाहिए दर्शकों। और सबसे बड़ी बात यह कि इसको लेकर हमने अधिकारियों से भी बात की, क्या कह रहे हैं सुनवाता हूं आपको। करोड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं का इस समय आवागमन क्षेत्र में चल रहा है, तो इसको दृष्टिगत रखते हुए इनकी सुरक्षा और यातायात को सुगमतापूर्वक चलाने के लिए हम लोगों ने एक तो नो व्हीकल जोन की पॉलिसी अपनाई है। तो हम लोग का ये प्रयास है कि लगातार यातायात चलता रहे, कहीं रुके ना। ये सब दर्शकों सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया जा रहा है ताकि महाकुंभ में आ रहे श्रद्धालुओं को कोई परेशानी ना हो, कोई असुविधा ना उठानी पड़े। इसलिए दर्शकों मैं आज आपको एक चीज बता दूं, योगी आदित्यनाथ
खुद अधिकारियों को इस ओर ध्यान देने के लिए कह रहे हैं। क्या कहा है उन्होंने? जरूरत के हिसाब से शटल बसों का इस्तेमाल हो। वहां पर बस भी चल रही है, यह भी आपको बता दूं। और जो लोग प्राइवेट गाड़ी से जा रहे हैं, गाड़ियों से अंदर तक नहीं जा पाएंगे। लेकिन आप सोचेंगे अगर नहीं जा पाएंगे तो भाई दिक्कत आएगी, तो उनके लिए बसों की व्यवस्था की गई है। बसों की संख्या बढ़ा दी जाए, यह कह दिया योगी आदित्यनाथ ने। और आपको एक और चीज बता दूं, सड़कों पर गाड़ियों की कतार ना लगे, इसके लिए कहीं भी सड़क पर आप लोग से विनती है मेरी कि आप गाड़ी खड़ी ना होने दें, आप खुद भी ना करें। प्रयागराज से सटे जिलों के डीएम लगातार प्रयागराज प्रशासन के संपर्क में बने रहें। मेला क्षेत्र में भीड़ का दबाव ना बने, इसके लिए जरूरत के हिसाब से बैरिकेडिंग की जाए। और तरुण गाबा इसको लेकर क्या कह रहे हैं, सुनवाता हूं आपको। जो भी श्रद्धालुगण यहाँ आ रहे हैं उनको यही अनुरोध करना चाहेंगे कि जो भी विभिन्न मार्गों की पार्किंग्स निर्धारित की गई हैं और जिसमें उनको डायरेक्ट किया जा रहा है, वो कृपया उन्हीं पार्किंग्स में जाएं। वो गूगल मैप देख के ये प्रयास मत करें कि सभी लोग संगम के बहुत करीब जाना चाहेंगे, क्योंकि विभिन्न मार्गों की विभिन्न व्यवस्थाएं हैं। हम लोग दिन रात ये देख रहे हैं कि हमारे श्रद्धालुओं को कोई कठिनाई का सामना ना करना पड़े और हमारा जो ट्रैफिक भी है वो सुचारू रूप से चलता रहे। आप लोग जाइए, अच्छे से जाइए, व्यवस्था बिगड़े ना, इस बात का ख्याल रखिए। फिलहाल न्यूज का एक्सट्रीम इतना ही कैप्चर किया जा रहा है सैमसंग गैलेक्सी S25 अल्ट्रा पर। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे।